नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सारे स्टूडेंट्स बढ़िया होंगे। मैं दिलावर सिंह परिहार एसएससी उत्कर्ष के YouTube चैनल पर आप सभी प्यारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए जी, शुरू करते हैं आज के सेशन को एकदम बेहतर तरीके से, क्योंकि हमें बेहतर से बेहतर की तलाश है। मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश है, और टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, पत्थर टूट जाए ऐसे शीशे की तलाश है। हमें तलाश है ऐसे फैक्ट्स की, ऐसे कंसेप्ट्स की जो हमारे एग्जाम को क्वालिफाई कराने में हमारी हेल्प करें। हम सभी लोग जुड़ चुके हैं इस बेहतरीन, शानदार और जबरदस्त सेशन के साथ, जिसके अंतर्गत हम एसएससी एंड रेलवे के बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके क्वेश्चंस हैं साइंस के, वो यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम सेशन को। पहला सवाल, किसी भी प्रजाति में गुणसूत्रों की संख्या बताइए। आयु के साथ बढ़ती है, आयु के साथ घटती है, स्थिर रहती है, या वजन के साथ आपका बढ़ती है। गुणसूत्रों की संख्या की अगर हम बात कर रहे हैं, क्रोमोसोम्स की संख्या की बात कर रहे हैं, तो देखिए सबसे पहले अगर हम यहां पर क्रोमोसोम्स को पढ़ रहे हैं तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। गुणसूत्र, गुणसूत्र की बात करते हैं तो इसकी आपका खोज किसने की थी, डिस्कवरी किसने की थी? स्ट्रासबर्गर। इसका नामकरण किसने किया था? वॉल्डेयर। तो स्ट्रासबर्गर ने 1875 में इसकी आपकी डिस्कवरी की, नामकरण 1888 में आपके वॉल्डेयर ने किया। और ट्रांसपोर्टर ऑफ द, याद रखिएगा, ट्रांसपोर्टर ऑफ द जेनेटिक कैरेक्टर कहा जाता है, आनुवंशिक गुणों का वाहक कहा जाता है इसे, आनुवंशिक गुणों का वाहक कहा जाता है क्रोमोसोम्स को। ठीक है, और क्रोमोसोम्स की जो संख्या होती है वो स्थिर होती है, मतलब एक तरीके से रिमेन कांस्टेंट। बचपन में जितनी है, जैसे हड्डियां बचपन में ज़्यादा होती हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेज में और ज़्यादा होती है, लेकिन एडल्ट में चेंज हो जाती है। तो जब हम गर्भ में होते हैं तो लगभग 300 हड्डियां होती हैं। जन्म के बाद जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसमें 270 हड्डियां होती हैं, और एडल्ट में 206 हड्डियां होती हैं। तो ये समय के साथ चेंज हो रही हैं। बट याद रखिएगा, क्रोमोसोम्स के नंबर याद रखिएगा बचपन से ही आपके सिमिलर होते हैं। याद रखिएगा, हमारे में पाए जाते हैं 23 जोड़ी, पेयर में आपका 23 पाए जाते हैं, जिसे हम लोग आपका 22+1 के नाम से यहां पर जानते हैं। तो 22 जो होगा वो आपका ऑटोसोम्स होगा, और एक जो होगा दैट विल बी एलोसोम्स। ये आपका एलोसोम्स होगा, ये आपका ऑटोसोम्स है, ये एलोसोम्स। एलोसोम्स ही बेसिकली याद रखिएगा सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए जिम्मेदार होता है, कि होने वाली संतान एक तरीके से महिला होगी या पुरुष। इसके लिए जिम्मेदार होते हैं आपके जो एलोसोम्स होते हैं, जो कि बेसिकली महिलाओं में आपके XX हो जाएंगे और पुरुषों में XY, ये याद रखना है। ठीक है, तो ये आपका यहां पर एक तरीके से बस अंतर है। तो ये क्रोमोसोम्स है। क्रोमोसोम्स बेसिकली यही वो चीज है जो एक पीढ़ी से, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरेक्टरिस्टिक्स को, अर्थात गुणों को लेकर जाती है। तो जो कैरेक्टर्स होते हैं ह्यूमंस के, वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में थ्रू दी क्रोमोसोम ही क्या होते हैं, ट्रांसमिट होते हैं आपके। तो क्रोमोसोम की सहायता से ही आपके गुण आपके अगली पीढ़ी तक आपके पहुंचते हैं। ये बात ध्यान रखना है आप लोगों को। ठीक है, तो ये एकदम कांस्टेंट होगा, रिमेन कांस्टेंट, कम ज्यादा आपके बिल्कुल नहीं होने वाले। ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किसमें विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है? विटामिन सी जिसे एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है, विटामिन सी जिसे कहा जाएगा आपका एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड ये खट्टे फलों में होगा, सर्वाधिक आंवले में, सर्वाधिक याद रखिएगा आंवले में। सबसे ज्यादा जो होगा ये आपके आंवले में होगा। मतलब याद रखिएगा आपका कहा गया, अच्छा वैसे आंवले में होगा, बट यहाँ आंवला ऑप्शन में नहीं है, तो संतरा लगा दो, ऑरेंज लगा दो। खट्टे फलों में मिलेगा, सिट्रस फ्रूट्स में मिलेगा, है ना। दूध, अंडा, मांस, मछली इन सब में नहीं मिलेगा, ये केवल सिट्रस फ्रूट्स में मिलेगा। और ये घाव को बढ़ने के लिए जिम्मेदार होता है, और एक ऐसा विटामिन होता है जिसे यूरिन के थ्रू, मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर निकाला जाता है ना, एक्सक्रीट बाय यूरिन, याद रखिएगा ये। तो बॉडी को याद रखिएगा, बॉडी बेसिकली यूरिन के थ्रू आपका इसे बाहर निकाला जाएगा, याद रखिएगा, क्योंकि ये पानी में जाकर घुल जाता है शरीर में, और यूरिन के थ्रू आपका पास हो जाता है, और घावों को भरने के लिए जिम्मेदार होता है। इसलिए ऑपरेशन के बाद थोड़ा सा हल्की सी खट्टी चीजें खाने को बोलता है, ऐसी खट्टी चीजें नहीं जो नुकसान पहुंचाएं, नॉर्मल एक तरीके से जो चीजें हैं, है ना। तो ये आपका हो जाएगा। गाजर की बात करते हैं, विटामिन ए लगा देना, रेटिनॉल इसका नाम है, रासायनिक नाम, और नेचुरल नेम आपका कैरोटीन है। नेचुरल नेम कैरोटीन है, और आपका जो रासायनिक नाम है ये आपका
रेटिनॉल है। तो कैरोटीन आपका जो है वो आपका प्राकृतिक नाम है। अगला, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है भाई? तो विटामिन सी अभी जस्ट बताया, एस्कॉर्बिक एसिड नाम है। थाइमिन किसका हो जाएगा भाई आपका? थाइमिन जो होगा विटामिन बी, या फिर जिसे ही कहते हैं विटामिन B1। सिट्रिक एसिड विटामिन सी। टार्टरिक तो ये तो इमली और अंगूर में, ये कोई ऐसा विटामिन नहीं है, इमली और अंगूर में। और बेकिंग पाउडर इसी से तैयार किया जाता है। बेकिंग सोडे में जब टार्टरिक अम्ल मिलाते हैं तो बेकिंग पाउडर बनता है, ये याद रखिएगा। तो पहले बेकिंग सोडा है NaHCO3, उसमें टार्टरिक एसिड मिलाओगे तो क्या बन जाएगा? वो आपका बेसिकली बेकिंग आपका सोडा बन जाएगा। ठीक है, बेकिंग आपका क्या बन जाएगा? सोडा बन जाएगा। ये आपको यहां पर समझना है। अगला, विटामिन सी सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में संतरे में, यहां पर तो आपका संतरा ही हो जाएगा। ठीक है, ऊपर भी मैंने आपको बताया था। चलिए, घाव भरने के लिए आपका कौन सा विटामिन है? कहीं पर चोट वोट लग गई है, उस घाव को भरना है, विटामिन सी ही यहाँ पर आपका जरूरी होता है। ठीक है, मैंने आपको ऊपर भी बता दिया हुआ था। तो विटामिन सी आपका जरूरी होता है घावों के भरने के लिए। ठीक है, कोई चोट वोट लग गई है तो ये सी क्या करेगा? आपका उस चोट को आपका ठीक करने में हेल्प करेगा। ठीक है, ये आपको यहाँ पर समझना है। तो चलिए, विटामिनों के बारे में आपका कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए भाई, विटामिन के बारे में आपका कौन सा स्टेटमेंट यहां पर आपका करेक्ट एकदम नहीं है, ये बताना है। अच्छा, विटामिन की बात करते हैं तो मुझे बताओ कितनी ऊर्जा मिलती है विटामिन से? एनर्जी, एनर्जी तो एनर्जी मिलती है 0, याद रखिएगा, किलो कैलोरी। 0 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है, 0 किलो कैलोरी। क्योंकि एक तरीके से विटामिन का मेटाबॉलिज्म नहीं होता, उपापचय नहीं होता, और उपापचय नहीं होता तो ये बेसिकली कितनी भी एनर्जी नहीं रिलीज करते हैं, एनर्जी निकलती ही नहीं है। कुछ विटामिन आंतरिक सूक्ष्म जीवों द्वारा संश्लेषित किए जा सकते हैं, बिल्कुल। आंत में जो सूक्ष्म जीव पाए जाएंगे दैट इज ई कोलाई, और ये ई कोलाई विटामिन आपका B12 और विटामिन आपका के, इन दोनों का संश्लेषण करेगा। तो विटामिन B12 और विटामिन के संश्लेषण में ई कोलाई जिम्मेदार होगा, जो आंत में ही पाया जाएगा, जो इंटेस्टाइन में ही पाया जाएगा, आपको पता होना चाहिए। कुछ विटामिन हार्मोन की तरह काम करते हैं, बिल्कुल काम करते हैं। कुछ विटामिन शरीर में जमा होते हैं, ऑब्वियसली। विटामिन के जल में घुलनशील है, ये मामला गलत हो जाएगा। विटामिन के जो होता है ये जल में घुलनशील नहीं, इसकी ट्रिक है, फैट में जो सॉल्युबल विटामिन है उसकी ट्रिक है कीड़ा, KEDA, कीड़ा। विटामिन याद रखिएगा आपका के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये कीड़ा ट्रिक है, जो कि फैट सॉल्युबल विटामिन है। जल में घुलनशील विटामिन केवल और केवल हो जाएंगे बी एंड सी। तो बी और सी जो हो जाएगा ये किसमें घुलनशील विटामिन हो जाएगा? आपका वाटर में, और आपके फैट के अंदर ये विटामिन के जो होता है मैंने क्या बताया? ई कोलाई, एश्रिकिया कोली एक आपका बैक्टीरिया है जो कि आंतों में पाया जाएगा और विटामिन के निर्माण में मदद करेगा। विटामिन के निर्माण में मदद करेगा, विटामिन के एक तरीके से संश्लेषण में। के का नाम क्या है? फिलोक्विनोन। लिख लो भाई, के का नाम क्या है रासायनिक? फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन क्या हो जाएगा? विटामिन के का नाम फिलोक्विनोन हो जाएगा। तो ये फिलोक्विनोन हो जाएगा, आपको बहुत अच्छे से समझना है। निम्न में से आपका वसा में घुलनशील है, फैट सॉल्युबल आपका विटामिन कौन सा है? वसा में घुलनशील विटामिन। तो वसा में मैंने आपको बताया KEDA, ट्रिक क्या है आपका? विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये आपका KEDA है। तो यहाँ पर क्या है भाई आपका? ए और डी तो आ रहा है, विटामिन ए और डी। देखो यहाँ पर सी है जल वाला, सी है जल वाला, बी है आपका जल वाला, लेकिन आपका ए और डी आपका जल में घुलनशील है। ठीक है, विटामिन B12 जैसे आया है ना, तो विटामिन B12 बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपका कोबाल्ट मेटल पाया जाएगा और नाम क्या है? साइनोकोबालामीन, और इससे होता है परनीशियस, याद रखिएगा, एनीमिया। घातक एनीमिया, घातक एनीमिया, परनीशियस एनीमिया या घातक एनीमिया। तो ये घातक एनीमिया या परनीशियस एनीमिया नामक बीमारी होती है। तो घातक एनीमिया या परनीशियस एनीमिया नामक बीमारी यहाँ पर एक तरीके से होती है। ठीक है, कौन सा विटामिन? अच्छा भाई ये हटाओ, तुम जाओ अभी यहाँ पर। हाँ, जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आ जाती है तो श्वास की गति। बताइए, रक्त में याद रखिएगा आप सभी लोग, ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आ जाती है तो श्वास की गति। देखिए एक्चुअल में होता क्या है, हमारा जो RBC होता है, याद रखिएगा, इसके अंदर आपका हीमोग्लोबिन है। तो यही जो आपका हीमोग्लोबिन है, यही जो आपका हीमोग्लोबिन है,
ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और HbO2 बनाता है, जिसे कहते हैं आपका ऑक्सी हेमोग्लोबिन, ऑक्सी हेमोग्लोबिन। और बेसिकली जब इस हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन की बेसिकली मात्रा कम हो जाती है तो श्वास की गति बढ़ जाती है, क्योंकि सांस बढ़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन इंटेक करने की कोशिश करेगी ताकि बॉडी में जो कमी हुई है उसे दूर किया जा सके। तो अगर हमारे ब्लड के अंदर, जैसे हम बहुत तेज़ी से दौड़ते हैं तो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है, सांस फूलने लगती है, ज़्यादा तेज़ी से हम हाफ के सांस लेने लगते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे अंदर जाए। क्योंकि आपको पता है जब विसरण हो रहा है, जब अदला बदली हो रही, तो केवल 4, तुम कितनी भी सांस ले लो लेकिन एक बार के एक्सचेंज में केवल 4% ही ऑक्सीजन कहाँ जाती है, ब्लड में। ये बात आपको पता है, क्योंकि ब्लड में 17% ऑक्सीजन तो पहले से मौजूद है, तो जगह ही 4% की होती है। तुम दुनिया भर की ऑक्सीजन ले लो लेकिन एक बार में जब डिफ्यूजन होगा या एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा तो केवल 4% ऑक्सीजन ही कहाँ जाएगी, केवल 4% ऑक्सीजन हमारे ब्लड में जाएगी, शेष 17% वापस निकल आएगी। तुम खींच लो दुनिया की ऑक्सीजन लेकिन जाना तो ब्लड में 4% ही है, क्योंकि एक टाइम पे वो एक बॉडी का एक वो है, क्योंकि आपको पता है कि ये जो गैसेस होती हैं विसरण या डिफ्यूजन पर काम करती हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाती हैं और जब प्रेशर इक्वल हो जाता है तो जाना बंद कर देती हैं गैसेस अगली तरफ को। तो केवल कब तक ऑक्सीजन जाएगी ब्लड में, जब तक बराबर ना कर दे लेवल, और लेवल बराबर करने के लिए केवल 4% ऑक्सीजन चाहिए। तुमने ले ली 21% लेकिन उसमें से 17% ऑक्सीजन वापस चली जाएगी, केवल 4% जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में जाएगी। तो एक बार के डिफ्यूजन में केवल 4% ऑक्सीजन का आपका एक्सचेंज होता है। कहां से, आपके वायु कोष्ठक, फेफड़ों के वायु कोष्ठक से आपके रक्त की तरफ, शेष 17% वापस निकल जाएगी। फिर लोगे, फिर उसमें से हर बार जितनी भी ऑक्सीजन लोगे उसका 4% ही हमारा बॉडी यूज करेगा, ठीक है। तो ये आपको समझना है। अच्छा, हमारे एक तरीके से ऑक्सीजन का सबसे बड़ा दुश्मन होता है बेसिकली आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि हीमोग्लोबिन की दोस्ती कार्बन मोनोऑक्साइड से भी है और यह इसके साथ रिएक्ट करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। इसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, कार्बोक्सी, याद रखिएगा, हेमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन। और बेसिकली जब ये कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बनता है तो ऑक्सीजन का प्रवेश शरीर के अंदर आपका नहीं हो पाता एकदम, ठीक है। चलिए, कार्बन मोनोऑक्साइड की विषाक्तता निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करती है। कार्बन मोनोऑक्साइड, बताइए, अभी जस्ट मैंने बताया कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन को एक तरीके से रोक देती है शरीर में जाने से, क्योंकि हीमोग्लोबिन, देखो हीमोग्लोबिन बेसिकली दो लोगों की पसंद है। एक्चुअल में हीमोग्लोबिन पे आपका चार्ज होता है +2 का और ऑक्सीजन पे चार्ज होता है -2 का, और सेम चार्ज होता है कार्बन मोनोऑक्साइड का -2। तो अब ऑक्सीजन भी रिएक्ट कर सकता है हीमोग्लोबिन से, कार्बन मोनोऑक्साइड भी, जो ज्यादा होगा वो रिएक्ट करेगा। तो वर्तमान समय में अगर कार्बन मोनोऑक्साइड हमारी गाड़ियों से निकलते निकलते ज्यादा हो गया, पृथ्वी में सांस लेते समय कार्बन मोनोऑक्साइड आएगा और हमारे हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करेगा और ऑक्सीजन का प्रवेश रुक जाएगा, वहीं पर इंसान की मृत्यु हो जाएगी। तो ये दो चीजें हैं, याद रखिएगा, आपका ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन वहन करने की एक तरीके से क्षमता को कम करता है, तो रक्त के ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को आपका कम करता है, ये आपको यहां पर समझना है। तो रक्त के ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को ये कम कर देता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाकर, ठीक है। और ये कहां से निकलता है, मेनली ये निकलेगा जो आपके एक तरीके से व्हीकल्स होंगे, जो आपके गाड़ी वाहन होंगे, वहां से निकलेगा, पेट्रोल के कंजप्शन से, ईंधन के दहन से, ठीक है। जो पेट्रोल जल रहा है ना, तो वो बेसिकली याद रखिएगा उससे ये आपका यहां पर निकलने वाला है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया एकदम बेहतर तरीके से, एकदम बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत परेशानी कोई समस्या, ठीक है। लिवर की क्रियाशीलता को बेसिकली याद रखिएगा आपका कई सारी चीजें आपका प्रभावित करती हैं, जैसे याद रखिएगा जो आपका पीलिया डिजीज होगी, जॉन्डिस। तो जॉन्डिस में दो तरीके की चीजें आपकी प्रभावित करती हैं, बिलीरुबिन और बिलीबर्डिन। ये बेसिकली आपके पीले रंग का है, येलो, और ये आपके हरे रंग का है, ग्रीन कलर का है। ये आपको यहां पर समझना है। किडनी की क्रियाशीलता को, किडनी के फंक्शंस को, तो आपका जैसे किडनी में स्टोन बन जाते हैं तो वो आपके CaC2O4 के होते हैं। कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम ऑक्सलेट के होते हैं। तो ये स्टोन जो होते हैं कैल्शियम ऑक्सलेट के होते हैं, ठीक है। चलिए अगला,
इनमें से कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है, यहाँ पर बताने की कोशिश करेंगे। कौन सा जो आपका जैव रूपांतरण होगा जो कि बेसिकली आपका सबसे ज़्यादा एक तरीके से जो एनर्जी है वो यहाँ पर एक तरीके से प्रोवाइड करने वाला है। बताने की कोशिश करो भाई, कौन सा जैव रूपांतरण याद रखिएगा मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा यहाँ पर प्रदान करेगा, बताइए भाई। बताने की कोशिश करो भाई, कौन सा जैव रूपांतरण अधिकतम एक तरीके से ऊर्जा यहाँ पर एक तरीके से प्रदान यहाँ पर करने वाला है, बताइए भाई। यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट हैं सभी लोग आंसर्स बताने की कोशिश करेंगे। चलिए भाई चलो, कौन सा जैव रूपांतरण आपका शरीर को सबसे ज़्यादा ऊर्जा देगा, जल्दी से मुझे बताओ भाई। जितने भी स्टूडेंट हैं फटाफट फटाफट बताने की कोशिश करो, कौन सा जैव रूपांतरण होगा। चलिए बताइए भाई, कौन सा जैव रूपांतरण शरीर को सबसे ज़्यादा आपका एनर्जी यहाँ पर देने वाला है, कौन सा जैव रूपांतरण। देखिए भाई, बात करते हैं अगर जैव रूपांतरण की जो सबसे ज़्यादा एनर्जी देगा, जल्दी से बताओ भाई कमेंट बॉक्स में एक बारी। बड़ा ही आसान सा यहाँ पर सवाल है। चलिए चलिए, तो यहाँ पर याद रखिएगा आपका कौन सा जैव रूपांतरण, तो ये बेसिकली यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, एडीपी से आपका एडीपी। इसका मतलब क्या हुआ, एडीपी क्या है और आपका एटीपी क्या है, यहाँ पर बताने की कोशिश करेंगे। तो एडीपी से आपका एटीपी ये क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए एक्चुअल में आपको पता है कि ये बेसिकली आपका एडिनोसिन, याद रखिएगा आप सभी लोग, एडिनोसिन याद रखिएगा आप सभी लोग, एडिनोसिन याद रखिएगा आप सभी लोग, डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और एडिनोसिन डाइफॉस्फेट से एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में क्या होता है बेसिकली याद रखिएगा आपका यहाँ पर कन्वर्जन होता है। तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट से याद रखिएगा आप सभी लोग, एडिनोसिन याद रखिएगा आप सभी लोग, एडिनोसिन याद रखिएगा आप सभी लोग ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट से एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में यहाँ पर कन्वर्जन होता है, और ये जो प्रोसेस होती है इसे क्या कहा जाएगा आपका फॉस्फोराइलेशन, 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 फॉस्फरीकरण, फॉस्फरीकरण, फॉस्फोराइलेशन मतलब याद रखिएगा PO4-3 का आपका जुड़ना। तो यहाँ पर बेसिकली डाइफॉस्फेट मतलब दो क्या हैं आपके PO4-3, और यहाँ पर 3 याद रखिएगा PO4-3 है ट्राइफॉस्फेट। तो एक याद रखिएगा PO4-3 यहाँ पर आपका ऐड हो जा रहा है, ये आपको यहाँ पर समझना है, ठीक है। ये आपका एक जो है वो बेसिकली यहाँ पर ऐड हो जा रहा है। तो इस तरह से आपका ये कन्वर्जन, और ये कन्वर्जन होता कहाँ पर है, ये कन्वर्जन होता है बेसिकली एडीपी को एटीपी में, आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया, आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है बेसिकली याद रखिएगा, जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, जो माइटोकॉन्ड्रिया है बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया में आपका क्रिस्टी पाया जाता है, क्रिस्टी, और क्रिस्टी में अंदर पाए जाते हैं आपके F1 कण। इसका निचला सिरा F0 है और ऊपरी सिरा आपका F1 है, और यहीं पर क्या होता है, एक ओर से आपका ADP एडिनोसिन डाइफॉस्फेट ज़्यादा है, अगली तरफ से आपका ATP ट्राइफॉस्फेट आपका निकलता है। तो आपका ADP जो है ये बेसिकली अंदर जा रहा है और ATP निकल रहा है, तो मतलब PO4 को जोड़ा जा रहा है, इसे कहते हैं फॉस्फोराइलेशन की प्रोसेस। तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट को एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में बदलना ही आपका फॉस्फोराइलेशन कहलाता है, और इस फॉस्फोराइलेशन की प्रोसेस के अंदर बेसिकली आपके एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। एक सेकेंड का बस टाइम दीजिए मुझे। चलिए ठीक है भाई,
तो ये आपको यहाँ पर समझना है। एक सेकेंड, चलिए भाई, ताकि ब्लर वगैरह फाइल ना देखे। तो ये समझ में आ गया क्या? तो ये आपका एडिनोसिन क्या हो जाएगा आपका, एक तरीके से आपका डाइफॉस्फेट को एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में यहाँ बदला जाएगा। फॉस्फरीकरण, फॉस्फोराइलेशन की आपकी क्या हो जाएगी, प्रक्रिया होगी। ये कहाँ होगा? जो बेसिकली क्रिस्टी है। क्रिस्टी मतलब देखो, एक आपकी ये बाह्य परत है, मतलब झिल्ली है, और एक आंतरिक झिल्ली, आंतरिक झिल्ली मुड़ी हुई है, और इस मुड़े हुए हिस्से के अंदर, इस मुड़े हुए हिस्से के अंदर यहाँ पर अंदर आपके F1 कण पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए भाई, चलिए भाई, कुछ नए क्वेश्चंस के साथ यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को एकदम बेहतर तरीके से। चलिए, सही कथनों को चुनिए। गोल्ड मरकरी में विलय होता है। दवाइयों में चांदी का उपयोग नहीं किया जाता। केमनोफोर का तनु क्षारीय विलयन टॉलिन अभिकर्मक कहलाता है। यहाँ पर बताने की कोशिश करो, आपका सही कथन यहाँ पर आपको चुनना है। सही कथन फटाफट बताइए भाई, सही कथन क्या होगा? चलिए, सही कथन यहां पर आपका क्या हो जाएगा? गोल्ड मरकरी में जो गोल्ड होता है बेसिकली, याद रखिएगा, आपका जो गोल्ड होता है बेसिकली आपका Au। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, गोल्ड। और मर्क्यूरी आपका Hg होता है, ये आपका मर्क्यूरी है, इसमें घुल जाता है। तो गोल्ड जो है मर्क्यूरी में बिल्कुल डिसॉल्व हो जाएगा। इसीलिए आपने एक चीज देखी होगी, एल्यूमिनियम भी याद रखिएगा आपका घुल जाता है मर्क्यूरी में। आपने देखा होगा कि जो मर्क्यूरी से संबंधित चीजें होती हैं या मरकरी वाली चीजें होती हैं, वो एरोप्लेन में ले जाना बैन होता है। एरोप्लेन में आप मरकरी नहीं ले जा सकते साथ में। क्यों नहीं ले जा सकते सर जी? क्योंकि याद रखिएगा, जो आपका मर्क्यूरी होता है, अगर वो गिर गया एरोप्लेन में, तो एरोप्लेन की जो बॉडी होती है वो एल्यूमिनियम की मिश्र धातु से मिलकर बनी होती है। प्योर एल्यूमिनियम नहीं, लेकिन एल्यूमिनियम मेन कंटेंट होता है उसमें। एल्यूमिनियम तुरंत घुल जाएगा, भंगुर हो जाएगा। अगर एल्यूमिनियम में मरकरी डालोगे और टच करोगे तो वो पूरा पाउडर के फॉर्म पे आपका कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसीलिए तो यहां पर देखिए, पहला स्टेटमेंट तो एकदम सही है। दवाइयों में चांदी का उपयोग नहीं किया जाता, गलत। किया जाता है। केमनोफोर का तनु क्षारीय विलयन टॉलिन अभिकर्मक कहलाता है, बिल्कुल नहीं कहलाता। तो केवल एक यहां पर आपका क्या है, एक तरीके से सही है। मतलब गोल्ड मरकरी में आपका घुलता है। इसी प्रकार याद रखिएगा, एल्यूमिनियम भी मरकरी में आपका घुल जाती है। KMnO4 की बात करते हैं तो ये क्या है, KMnO4 की बात करते हैं तो ये क्या है, बेसिकली कुएं में डालने वाली लाल दवा। तुमने इसका नाम सुना होगा, इसे कहते हैं बेसिकली पोटेशियम परमैंगनेट। याद आया, ये रहा तुम्हारा पोटेशियम, ये परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। ये होता है बेसिकली बैगनी रंग का। वैसे तो याद रखिएगा वॉयलेट रंग का होता है, पानी में डालने पर लाल गुलाबी रंग का हो जाता है। पानी में डालने पर लाल गुलाबी, याद रखिएगा आप सभी लोग, रंग का हो जाता है, लाल गुलाबी रंग का हो जाता है। पानी में डालने पर लाल गुलाबी रंग का हो जाता है। वैसे ये बैगनी रंग का होता है, वॉयलेट कलर का होता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर समझना है बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, पानी में डालने पर लाल गुलाबी रंग का हो जाता है, ये आपको यहाँ पर समझना है। कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं ना? क्लियर है? अगले सवाल पर चलते हैं हम सभी आपका। अच्छा, ये तो वही इंग्लिश में है। चलिए, वुड्स अभिक्रिया में शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्किल हाइलाइड आपका किसके साथ अभिक्रिया करता है? बताइए भाई। वुड्स अभिक्रिया में शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड। अच्छा, एल्किल हैलाइड क्या होता है भाई? एल्किल हैलाइड क्या होता है? एल्किल मतलब कोई भी एल्किल समूह CH ग्रुप, और हैलाइड मतलब आपका ग्रुप 17 के एलिमेंट। तो एल्किल समूह में बेसिकली कोई एक एल्किल समूह होगा, और हैलाइड में याद रखिएगा आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये आ जाएंगे आपके। इसे कहते हैं एल्किल हैलाइड। ठीक है, हैलाइड मतलब वही ग्रुप 17 के एलिमेंट, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, ये हैलाइड्स हैं। तो जो आपका वुड्स अभिक्रिया है, एक अभिक्रिया है आपका, आपने पढ़ी होगी है ना। वुड्स अभिक्रिया का एक तरीके से नाम सुनकर मुझे क्लास 12th की याद आ गई। क्लास 12th में हमारी एक मैम थी, रेनू मैम, बहुत ही शानदार केमिस्ट्री पढ़ाया करती थी वो। ठीक है, और सेंट मेरीज स्कूल में थी टीचर वो, अभी भी वो पढ़ा रही हैं सेंट मेरीज में ही, और बहुत शानदार, मतलब बहुत ही शानदार वो केमिस्ट्री पढ़ाया करती थी हम लोगों को। एक एक चीज़ बिल्कुल कंसेप्चुअल तरीके से, शानदार तरीके से, है ना। शायद इसीलिए मेरा केमिस्ट्री इतना अच्छा है ना। और बीच में भी कभी कभी कोई इशू एक तरीके से होता है तो मैम से बिल्कुल मैं पूछ लेता हूँ, है ना। मेरी टीचर रही हैं वो, और बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा, मतलब जो उन्होंने पढ़ाई चीज़ें वो एज इट इज़ चीज़ें पूछी गई, क्योंकि एक लंबा एक्सपीरियंस था उनको, और मतलब बहुत अच्छे से उन्हें केमिस्ट्री का काफ़ी अच्छा नॉलेज था। तो वुड्स अभिक्रिया मतलब आई तो अचानक याद आ गया, है ना।
मैम के बारे में, तो अभी भी वो पढ़ा ही रही हैं, बहुत शानदार, और ना जाने कितने मुझसे पहले और मेरे बाद भी ना जाने कितने स्टूडेंट्स को वो अभी पढ़ाने वाली हैं, है ना। तो इसी तरीके से मैम पढ़ाते रहिए आप हम जैसे स्टूडेंट्स को, है ना। तो याद आई तो मैंने सोचा शेयर करूँ, है ना। बहुत अच्छी, मतलब मैंने उनसे मार भी बहुत खाई है ना, स्कूल के दौरान, क्योंकि मैं थोड़ा सा शरारती टाइप का बच्चा हुआ करता था स्कूल के दौरान, है ना। और फिर उसके बाद ठीक ही है, अच्छे से पढ़ने लगे, कोई इशू नहीं है ना। चलिए बात करते हैं, अगर हम लोग यहाँ पर वुड्स अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में आपका सोडियम को यहाँ पर रखा जाता है, किसे रखा जाता है, सोडियम को यहाँ पर रखा जाता है। तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में जो आपका क्या होता है, सोडियम जो होता है एल्किल हैलाइड के साथ अभिक्रिया यहाँ पर एक तरीके से करता है, ठीक है। चलिए जी अगला सवाल, ग्लिसरीन को फलों एवं खाद्य पदार्थों के परिरक्षक के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह उनको मीठा बना देता है, खाद्य पदार्थों को नम रखता है, या कीटनाशक के रूप में कार्य करता है, या उपयुक्त सभी। बताइए ग्लिसरॉल को आपका यहां पर इस्तेमाल में लाया जाएगा, क्यों लाया जाएगा ग्लिसरॉल को? अच्छा ग्लिसरीन की बात चल रही है। ग्लिसरीन बेसिकली साबुन निर्माण का एक बेहतर उप उत्पाद है। ये क्वेश्चन बिल्कुल आता है कि साबुन निर्माण का उप उत्पाद, साबुन निर्माण का जो उप उत्पाद है वो क्या है? तो साबुन निर्माण का जो आपका उप उत्पाद है, को प्रोडक्ट है, वो आपका क्या है, ग्लिसरीन है। तो यह याद रखिएगा आप सभी लोग, खाद्य पदार्थों को आपका नम रखता है, मॉइस्ट रखता है, याद रखिएगा। इस वजह से इसका इस्तेमाल कहां पर किया जाएगा, याद रखिएगा, इस वजह से इसका इस्तेमाल किया जाएगा आपके फलों और खाद्य पदार्थों को आपका परिरक्षित रखने में किया जाएगा, ठीक है। तो ये आपको यहां पर समझना है। अच्छा वसा की बात करते हैं, फैट की जब हम यहां पर बात करते हैं, वसा की बात करते हैं, फैट की यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं। तो वसा या फैट में दो चीजें होती हैं, फैटी एसिड जिसे कहते हैं वसी अम्ल, और आपका ग्लिसरॉल। C3H8O3। तो फैटी एसिड और आपका ग्लिसरॉल, इससे मिलकर आपका वसा बनता है। तो 75% इसमें फैटी एसिड होता है, 25% इसमें ग्लिसरॉल होता है। 75% आपका फैटी एसिड और 25% आपका ग्लिसरॉल। कीटनाशक के रूप में आपका इस्तेमाल किया जाता था मतलब अब बैन लगा दिया है, DDT एंड BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, और याद रखिएगा डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। तो ये आपका DDT और BHC ये यूज़ किया जाता था एज अ इंसेक्टिसाइड या कीटनाशक के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, कीटनाशक के रूप में। अगला सवाल यहाँ पर देख लेते हैं, इनमें से कौन सा एक शून्य संयोजकता रखता है? शून्य संयोजकता या जीरो वैलेंसी। वैलेंसी का मतलब होता है बेसिकली अष्टक कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन देना है या लेना है। अगर वैलेंसी प्लस में है तो हम डोनेट करेंगे, अगर वैलेंसी पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया गया है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया गया है। अगर वैलेंसी याद रखिएगा नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन को आपका गेन किया गया है, इलेक्ट्रॉन को आपका गेन किया गया है। तो अगर वैलेंसी याद रखिएगा आपका पॉजिटिव है तो डोनेट किया गया है, और बेसिकली याद रखिएगा आपका नेगेटिव है तो आपका गेन किया गया है। ये आपको यहाँ पर समझना है। और यहाँ पर जो नोबल गैसेस होती हैं उनकी वैलेंसी जीरो होती है, ना तो डोनेट करते हैं ना गेन करते हैं। तो यहाँ ऑर्गन जो है वो एक प्रकार का AR फॉर आपका ऑर्गन एटॉमिक नंबर 18 एक प्रकार का आपका नोबल गैसेस है, इनर्ट गैस है, ये आपको यहाँ पर समझना है। तो इनर्ट गैस है आपका, नोबल गैस है, और इसकी वैलेंसी आपका जीरो होती है, क्योंकि जब तुम इसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे 2, 8 और 8 में करोगे, अब 8 आया तो बेसिकली वैलेंसी कितनी, जीरो है, अष्टक ऑलरेडी कंप्लीट है ना। सल्फर का जो सामान्य नाम होगा दैट इज ब्रिमस्टोन, दैट इज ब्रिमस्टोन। तो सल्फर का जो सामान्य नाम है ये ब्रिमस्टोन है, आपको पता होना चाहिए। क्या नाम है बेसिकली आपका सल्फर का? ब्रिमस्टोन नाम है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला, निम्नलिखित अभिक्रिया को पूर्ण कर X की पहचान आपको यहां पर करना है, ठीक है। यहां पर X की पहचान करना है। X क्या है यहाँ पर? CaCO3 प्लस H2O प्लस CO2। और आपको यहाँ पर X फाइंड करना है कि इस रिएक्शन के बाद जो X है वो आपका क्या बनने वाला है। यहाँ पर जल्दी से आप लोग बताइए X क्या बनने वाला है, बताइए। मतलब देखिए सिंपल सी बात है, CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट है, पानी में मिलाना है, और वहीं पर आपका CO2 गैस भी है। तो जब ये रिएक्ट करेगा तो ये बेसिकली याद रखिएगा आपका, यहाँ तो आपका क्या है, कैल्शियम है,
ये बेसिकली याद रखिएगा, इस दोनों हाइड्रोजन को यहाँ से ले लेगा तो क्या बनेगा आपका CaH, और आपका CO3 तो आपका था ही, और CO3 का क्या था आपका, एक तरीके से होल्ट वाइज था। तो अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, ये तो बन गया यहाँ पर आपका, और अब जो रिएक्शन आगे यहाँ पर बढ़ेगी, ठीक है ना, तो ये बेसिकली यहाँ पर आपका कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन गया, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो दो हाइड्रोजन थे और दोनों को ले लिया यहाँ पर एक तरीके से इसी ने, कैल्शियम हाइड्रोजन, कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम हाइड्रोजन यहाँ पर एक तरीके से कार्बोनेट यहाँ पर एक तरीके से तैयार हो गया है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से आपका, ठीक है, तो X को यहाँ पर हमने यहाँ पर पहचान लिया। H2CO3 ये कार्बोनिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड है, और ये जो कार्बोनिक एसिड है बेसिकली, ये कार्बोनिक एसिड है H2CO3, ये बेसिकली आपका कोल्ड ड्रिंक्स में पाया जाएगा, शीतल पेयों में। शीतल पेयों में, कोल्ड ड्रिंक्स में, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पर बताइए, सूची 1 के यौगिकों को सूची 2 में दिए गए उनके रासायनिक सूत्र से सुमेलित करिए। चूने का पानी, बॉक्साइड, रॉक लवर और फिर आपका बोरेक्स। यहाँ पर आप लोग मैच करने की कोशिश करिए। चूने का पानी, बॉक्साइड, रॉक लवण और फिर आपका बोरेक्स, क्या होगा यहाँ पर एक तरीके से राइट आंसर, फटाफट बताओ। तो बात करते हैं, अगर हम सभी लोग यहाँ पर एक तरीके से बात करते हैं, सबसे पहले बोरेक्स, जिसे सुहागा के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं भाई? बोरेक्स को ही हम लोग आपका सुहागा कहते हैं। Na2B4O7.10H2O। अच्छा, सुहागा में कितने क्रिस्टल अणु होते हैं जल के? जल के याद रखिएगा 10 क्रिस्टल अणु होते हैं। जल के 10 क्रिस्टल अणु होते हैं यहाँ पर आपके। बॉक्साइड की बात करते हैं तो ये बेसिकली Al2O3.2H2O होता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो जाएगा आपका, डाइहाइड्रेट हो जाएगा। चूने का पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा आपका यहाँ पर। और रॉक लवण की बात करते हैं NaCl हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? 2413, 2413, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर एक तरीके से सही आंसर होगा। 241D यहाँ पर एकदम सही आंसर होगा, बेहतर आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें यहाँ पर समझना है, ये चूने का पानी है या बुझा हुआ चूना है? स्लैग लाइम, बुझा चूना। कैसे बुझाया जाएगा? तो कैल्शियम ऑक्साइड पे हम लोग यहाँ पर पानी मिला देते हैं, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर बनता है, और यही आपका बुझा हुआ चूना है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही बुझा हुआ यहाँ पर चूना है, ठीक है। क्रायोलाइट क्या होता है बताने की कोशिश करो भाई। आपका क्रायोलाइट, तो सबसे पहले तो क्रायोलाइट आपका क्या है? बॉक्साइड, और याद रखिएगा आप सभी लोग ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का क्या है? ये अयस्क है। एल्यूमिनियम का आपका अयस्क है, और ऑफ एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम का आपका अयस्क है, जो बेसिकली याद रखिएगा आपका क्रायोलाइट है। और क्रायोलाइट बेसिकली आपको पता होना चाहिए क्या है। क्रायोलाइट याद रखिएगा क्या है, बेसिकली आपका इससे क्या तैयार किया जाएगा? आपका एल्यूमिनियम तैयार किया जाएगा आपके क्रायोलाइट से। क्या तैयार किया जाएगा? आपका एल्यूमिनियम तैयार किया जाएगा आपका। और ये जो होता है आपका क्या होता है? Na3AlF6 होता है। तो ये बेसिकली Na3AlF6, और यह एल्यूमिना के विद्युत अपघटन में उसके गलनांक को कम करने के लिए यूज में लाया जाएगा। तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा? आपका क्रायोलाइट हो जाएगा, है ना। बॉक्साइड की बात करें, क्रायोलाइट की बात करें, इनसे हमें एल्यूमिनियम की ही प्राप्ति यहाँ पर होने वाली है, ठीक है। और ऑफ एल्यूमिनियम है। जैसे बात करते हैं पिंच ब्लेड, तो पिंच ब्लेड यूरेनियम का अयस्क है। थोरियम का अयस्क जो है वो मोनाजाइट बालू है। मतलब प्रकृति में जो तत्व होते हैं शुद्ध अवस्था में नहीं पाए जाते, प्योरिस्ट फॉर्म पे नहीं पाए जाते, वो पाए जाते हैं बेसिकली आपके ओट्स के फॉर्म पे। फिर उन ओट्स को बेसिकली प्योरिस्ट फॉर्म पे कन्वर्ट किया जाता है अलग अलग प्रक्रियाओं के द्वारा, जिस प्रोसेस से आसानी से हम एक्सट्रैक्ट कर सकें मेटल्स को ओट्स से, ठीक है। ओट्स में शुद्धियां होती हैं, मेटल्स एकदम प्योर होते हैं, सिंपल सी बात यह है। तो हाँ, निम्न में से कौन सा कवक व उच्च पादप की जड़ों के मध्य क्रियात्मक संबंध होता है? कौन सा, याद रखिएगा आप सभी लोग, कौन सा कवक व उच्च पादप की जड़ों के मध्य क्रियात्मक संबंध दर्शाता है?
कवक और उच्च पादप की जड़, जो हायर प्लांट्स होते हैं उनकी जड़ और उसके अंदर रहने वाला कवक, ये दोनों साथ साथ रहते हैं। तो कवक एक हायर प्लांट की जड़ों के साथ रहता है, बेसिकली ये आपको बताना है। एक कवक जो है वो एक हायर प्लांट की जड़ के साथ रह रहा है, तो बेसिकली उस पौधे को भी फायदा पहुंचा रहा है, उस पौधे से भी कवक फायदा ले रहा है, दैट इज माइकोराइजा। तो ये बेसिकली क्या है, माइकोराइजा। कौन सा कवक और उच्च पादप की जड़ों के मध्य क्रियात्मक संबंध दर्शाता है, माइकोराइजा। तो कवक जब हायर प्लांट की जड़ों के अंदर पाया जाएगा उसे माइकोराइजा कहेंगे। जैसे लाइकेन, तो लाइकेन में क्या है, लाइकेन भी एक प्रकार का आपका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, ये कवक और शैवाल के बीच में होता है। कवक और शैवाल के बीच का क्या है, सहजीवी संबंध है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है फंजाई और आपके एल्गे के बीच का, लाइकेन, जहां पर आपका कवक शैवाल की मदद करता है और जो शैवाल है वो कवक की मदद करता है। तो कवक जो होता है शैवाल को सड़े गले पदार्थों से नाइट्रोजन उपलब्ध कराता है, और जो शैवाल होगा वो फोटोसिंथेसिस से कवक को भोजन आपका उपलब्ध यहां पर करा रहा है। ठीक है, ये आपको समझना है, तो लाइकेन हो जाएगा, आपको समझना है। ठीक है, और एक होता है बेसिकली आपका दलहनी, याद रखिएगा आप सभी लोग, दलहनी फसलों की आपका याद रखिएगा जड़ों में पाया जाता है, दलहनी फसलों की जड़ों में पाया जाएगा, और दलहनी फसलों की जड़ों में आपका पाया जाएगा उसे कहेंगे हम सभी आपका राइजोबियम, राइजोबियम। तो ये राइजोबियम ये बेसिकली आपका नाइट्रोजन फिक्सिनेशन करेगा। नाइट्रोजन फिक्सिनेशन मतलब जो नाइट्रोजन है आपको पता होना चाहिए उसे अपनी जड़ों में नाइट्रेट में बदलेगा, नाइट्रेट में, नाइट्रेट में बदलेगा। तो नाइट्रोजन को आपका नाइट्रेट में यहां पर एक तरीके से बदलने वाला है ना। बायो उर्वरक आपका क्या है, आपका एजोला, ठीक है, जैव उर्वरक है। ठीक है, और बायोडीजल रतनजोत, बायो याद रखिएगा, डीजल रतनजोत, रतनजोत। अगला सवाल बताइए, सुमिलित करना है यहाँ पर, बीमारियों को सुमिलित करना है आपका, कौन सी डिजीज जो है वो आपका किससे स्प्रेड हो रही है। क्षय रोग, डिप्थीरिया, हैजा और काली खांसी, बॉर्डोडेला येस्टिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरी और विब्रियो कोलैरी। यहाँ पर बताओ भाई किस बैक्टीरिया से कौन सी डिजीज हो रही है, तो आपको करेक्टली मैच्ड करना है वहां पर, जल्दी से करेक्टली आपको यहां पर मैच्ड करना है आपको यहां पर एक तरीके से। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम यहां पर बात करते हैं क्षय रोग जिसे कहते हैं टीबी, क्षय रोग जिसे यक्ष्मा डिजीज कहा जाएगा, टीबी डिजीज कहा जाएगा, यक्ष्मा कहा जाएगा, टीबी कहा जाएगा। ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से आपका फैलता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। डिप्थीरिया की बात करते हैं आपका कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी से स्प्रेड होता है। हैजा की बात करते हैं विब्रियो कोलैरी से, और काली खांसी वॉर्डोटेला आपका एस्टिस से फैलता है। 2, 3, 4 और 1, 2, 3 याद रखिएगा आपका, 4 और 1, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, डिप्थीरिया की बात करते हैं तो डिप्थीरिया कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी ये श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है, जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। क्षय रोग की बात करते हैं तो ये आपके लंग्स को प्रभावित करता है, टीवी, बार बार खांसी वगैरह आना। हैजा आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन को प्रभावित करता है, छोटी आंत को प्रभावित करता है हैजा। और हैजा का जो टीका था जोसेफ लिस्टिन ने आपका खोजा था, जोसेफ याद रखिएगा आप सभी लोग, लिस्टिन, जोसेफ लिस्टिन ने आपके हैजे के टीके की खोज की थी, आपको पता होना चाहिए। और काली खांसी वॉर्डोडेला एस्टिस, ये काली खांसी जिसे परटूसिस भी कहा जाएगा। और काली खांसी के लिए डिप्थीरिया, परटूसिस और टिटनेस, इसके लिए एक ट्रिपल एंटीजन लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, ये आपका ट्रिपल याद रखिएगा आप सभी लोग, एंटीजन, जो बेसिकली लगाया जाएगा आपका डी फॉर आपका डिप्थीरिया, पी फॉर परटूसिस मतलब काली खांसी, और टी फॉर टिटनेस, टिटनेस जो कि कॉलिस्ट्रीडियम टिटैनी से फैलता है। और टिटनेस को ही क्या कहा जाएगा आपका, जबड़ा बंदी रोग, मतलब माउथ बंद होने लगता है, लॉक जॉ डिजीज, जबड़ा खुलता नहीं है, बंद रह जाता है। और हाइड्रोफोबिया वो रेबीज है, दोनों में कंफ्यूज मत होना। हाइड्रोफोबिया वो रेबीज है जिसमें पानी से डर लगता है, रेब्डो वायरस से होगा। और टिटनेस जो होता है वो लॉक जॉ है, जबड़ों का बंद होना, कॉलिस्ट्रीडियम टिटैनी बैक्टीरिया से होगा। तो रेबीज वायरस से होगा, और आपका टिटनेस जो है वो आपका बैक्टीरियल डिजीज है, आपको यहां पर समझना है। ठीक है, तो ये आपका यहां पर हो जाएगा। इसी प्रकार क्षय रोग में जो आपका एक तरीके से आपका वैक्सीनेशन है दैट इज BCG,
बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन का टीका, BCG का टीका यहाँ पर लगाया जाएगा। बैसिलस कैलमेट आपके ग्यूरिन का यहाँ पर एक तरीके से टीका जो है वो यहाँ पर लगाया जाएगा। ठीक है, चलिए भाई, तो इस तरह से हमने यहाँ पर देखा। ठीक है, तो आगे बढ़ जाते हैं भाई बढ़िया तरीके से। चलिए, तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होंगी चीज़ें एकदम शानदार तरीके से, कोई दिक्कत परेशानी कोई यहाँ तक नहीं होगी। ठीक है, अब यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ, सबसे पहले आपको उत्कर्ष का दिवाली ऑफर बता देता हूँ जो कि 24 अक्टूबर तक यहाँ पर चलने वाला है। अगर आप SSC और रेलवे के आपके तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो 24 अक्टूबर तक विशेष ऑफर है। आपको कोर्सेज में अप टू 90% का ऑफ यहाँ पर दिया जा रहा है। ठीक है, उत्कर्ष दिवाली ऑफर के तहत। साथ ही साथ जो हमारे एक तरीके से टॉप कोर्सेज हैं, टॉप कोर्सेज अलग अलग स्ट्रीम के जिनमें बच्चों ने सबसे ज़्यादा भरोसा जताया है, सबसे ज़्यादा बच्चा वहाँ पर एनरोल है और सबसे ज़्यादा सिलेक्शन जिन बैचेस से हैं, तो वहाँ पर 13% का ऑफ हमने अतिरिक्त दिया हुआ है UC13 कूपन कोड इस्तेमाल करने पर। और कोर्स की वैलिडिटी टिल एग्जाम हो गई है। मान लीजिए आप हमारे साथ 1 साल की वैलिडिटी के साथ जुड़ते हैं और आपका जो एग्जाम है 12 महीने, मतलब 1 साल में नहीं 14 महीने में होता है, मतलब 2 महीने एक्स्ट्रा, 2 महीने आगे आपका एग्जाम होता है, तो आपको एक्स्ट्रा 2 महीने की वैलिडिटी हमारी तरफ से मिल जाएगी टिल एग्जाम। एग्जाम से पहले आपका कोर्स गायब नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपके एक्स्ट्रा वैलिडिटी का ऑफर है टिल, याद रखिएगा, आपका एग्जाम। ठीक है, वैलिडिटी अगर खत्म हो गई और एग्जाम उसके 2 महीने बाद है तो 2 महीने की वैलिडिटी हम आपको एक्सटेंड कर देंगे, केवल उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने दिवाली ऑफर में कोर्स परचेस किया है। अगर आप किसी भी, याद रखिएगा, एक तरीके से एग्जाम में फाइनल सिलेक्शन लेते हैं तो 100% फीस वापसी होगी। केवल एक बार होगा, याद रखिएगा। किसी भी, याद रखिएगा, अगर आप हमारे कोर्सेज के साथ जुड़े हैं और फाइनल सिलेक्शन लेते हैं तो एक कोर्स के हिसाब से एक बार ही फीस वापस आप ले सकते हैं, एक बार सिलेक्शन होने पर। ठीक है, तो आप यहां पर फीस भी अपनी रिफंड ले सकते हैं, अपना जो सिलेक्शन वाला जो एक तरीके से आपका पेपर है वो दिखाकर कि सर हमारा फाइनल सिलेक्शन एग्जाम में हो गया है। तो चलिए भाई, आज के लिए फिलहाल इतना ही, और बाकी हम बात कर लेते हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का लाइव फ्रॉम जयपुर वाला बैच। 1200 रुपए में स्टैंडर्ड है, 2400 रुपए में प्राइम है। SSC कांस्टेबल GD का जो बैच है 1200 में स्टैंडर्ड है, प्राइम में अलग फीचर्स होते हैं 2400 रुपए। और सबसे खास और सबसे इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा आप सभी लोग, दिल्ली पुलिस का याद रखिएगा कांस्टेबल का गौरव बैच जो कि आपका स्टूडियो से लाइव है, और 400 याद रखिएगा आपका 479 रुपीस में स्टैंडर्ड, एंड प्राइम का फीचर 879 है, जहां पर कुमार गौरव सर के द्वारा लाइव क्लासेस, आपको क्लास की प्रॉपर PDF और बहुत सारी, याद रखिएगा, आपको ऐसी चीजें जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी बड़ी खास है यहाँ पर आपको बताई जाएंगी। तो ये आपका क्या है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का गौरव बैच है। ठीक है, और पुस्तकों और टेस्ट सीरीज पर भी यहाँ पर विशेष ऑफर आपको देखने को मिल रहे हैं। तो जाइए फटाफट हमारे एप्लीकेशन पे जुड़िए हमसे और करिए दमदार तैयारी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।